फंजाई हो या फिर एनिमल हो, प्लांट हो, सबको एनर्जी का सोर्स चाहिए, क्योंकि एनर्जी के बिना तो सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तभी सेल एक्टिविटीज कर पाएगा। दूसरा, हर ऑर्गेनिज्म को एक कार्बन का भी सोर्स चाहिए। कार्बन का सोर्स क्यों चाहिए? वो कार्बन का सोर्स ग्रोथ के लिए चाहिए। मोस्टली किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए। और वो कार्बन का सोर्स कई बार एनर्जी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो हर ऑर्गेनिज्म को एक एनर्जी का सोर्स और एक कार्बन का सोर्स जरूर चाहिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब वो एनर्जी का मुझे एक सोर्स, और बस। हाँ जी, एनी डाउट? तो एनर्जी और कार्बन सोर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करती हैं, वो समझने के लिए हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन होती है, फिर हम देखेंगे कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उन दोनों क्लासिफिकेशंस को हम मर्ज कर देंगे। तो एनर्जी सोर्स किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है लाइट हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में होते हैं जिनमें लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज होता। वो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है, जैसे कि सनलाइट को एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ। उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफ। फोटो लाइट से कनेक्टेड वर्ड है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स Yes, ma'am. विच यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड एज फोटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते, वो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को, केमिकल्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को यूज करते हैं एनर्जी डिराइव करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं केमोट्रॉफ्स, CHEMO, केमोट्रॉफ्स। ठीक है, केमो मतलब केमिकल से रिलेटेड, केमिकल की रिडॉक्स रिएक्शन करके कर रहे हैं एनर्जी डिराइव, तो उन्हें हम बोलेंगे केमोट्रॉफ्स। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हो गई ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। वन one those which uses light as source of energy, they are called as phototrophs, and those organisms which use chemicals to derive energy, redox reaction of chemicals to derive energy, they are called as chemotrophs. अब हम करेंगे कार्बन सोर्स की बात। कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे। ठीक है, कार्बन का सोर्स क्या यूज करें? इनऑर्गेनिक सोर्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। वो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करके अपना ऑर्गेनिक सोर्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करें, इनऑर्गेनिक नहीं यूज कर पाए, सिर्फ ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज कर पाए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, organisms are classified into two categories. कौन कौन सी? Phototrophs and chemotrophs. On the basis of carbon source, organisms are classified into two categories, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs ऐसे organisms जो inorganic source of carbon को use करें, जैसे कि plants। और ऐसे organisms जो organic source of carbon को use करें, उन्हें बोलेंगे heterotrophs, जैसे कि हम लोग, animals। इतनी बात क्लियर हुई? सेक्शन बी, इतनी बात Yes. समझ आई? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ओके। Yes, ma'am. अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों क्लासिफिकेशंस को कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास चार तरह के ऑर्गेनिजम्स निकल के आएंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, केमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ सबसे पहले समझते हैं क्या होंगे। हमने इन दोनों क्लासिफिकेशंस को मर्ज करके फोर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बना दी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो आ गया ना,
जो लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, और ऑटोट्रॉफ यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को एज अ कार्बन सोर्स यूज करें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बन सोर्स यूज करें। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या आएगा इनका? प्लांट्स। फिर सेकंड कैटेगरी है फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो लाइट को यूज करें, और एज अ सोर्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करें, उन्हें हम बोलेंगे फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल मैंने नोट्स में भी मेंशन करा हुआ है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? राइट। फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। फिर आते हैं थर्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। मैम तो वो हाँ, लोग लाइट एनर्जी यूज करते हैं। हाँ लाइट की एनर्जी यूज करेंगे, लेकिन CO2 को यूज नहीं कर पाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करेंगे एज सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट, राइट? ओके ओके, मैम। यस। ओके ओके। फिर है केमो ऑटोट्रॉफ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी सोर्स के तौर पे केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करें, और ऑटोट्रॉफ्स यानी कि CO2 को एज कार्बन सोर्स यूज करें। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया को यूज करते हैं, अमोनिया की रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करेंगे, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करेंगे टू डिराइव एनर्जी, राइट? एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑटोट्रॉफ है ना, तो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं, यानी कि CO2 को यूज कर रहे हैं। CO2 को उनको कन्वर्ट करना होगा अपने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ केमिकल से। कीमोट्रॉफ से ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ केमिकल्स यूज करेंगे। कौन से केमिकल्स होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज होते हैं? जैसे कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड की रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करते हैं, कुछ अमोनिया की रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं, स्पीशीज होती हैं, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नोट्स में भी लिख करके दे रखा है, राइट? लास्ट कैटेगरी है केमो हेट्रोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करें एनर्जी डिराइव करने के लिए, और ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करें एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मोस्टली जो केमो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो सेम कंपाउंड को यूज कर सकते हैं एज एनर्जी सोर्स एंड ऑल्सो एज कार्बन सोर्स। जैसे कि हम कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम लोग क्या है? केमो हेट्रोट्रॉफ्स। हम सेम कंपाउंड को, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि ग्लूकोज को एज अ सोर्स एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन भी यूज कर सकते हैं, राइट? In chemoheterotroph category, the same organic compound can be used as a source of energy and as well as a source of carbon. हम क्या हैं? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या है? बिल्कुल हमारे ऑपोजिट, कीमो के बजाय फोटो, हेट्रो के बजाय ऑटो। प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हम लोग कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। मोस्टली बैक्टीरिया भी कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो नहीं है उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए अलग अलग कैटेगरीज में, राइट? लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारी ही कैटेगरी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। वो लोग क्या होते हैं? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, फंजाई जितने हैं, फंगस जितनी भी होती हैं, वो भी क्या है? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। सो ऑल द एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ केमो हेट्रोट्रॉफ्स एंड ऑल द प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। आई बात समझ? मैंने ना एक चार्ट भी बना के दे रखा है नोट्स में, वो चार्ट भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। दोनों पहले क्लासिफिकेशन अलग अलग करके दिखाओ, फिर उनको मर्ज कर दो, तो ऐसे एक चार्ट सा बना हुआ है, तो आपका ना अच्छा आंसर का जो वो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी सी बन जाती है, अगर आप वो चार्ट ड्रॉ कर दो अपने आंसर में। इज इट क्लियर और नॉट?
मैम, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इन कीमोहेट्रोट्रॉप। कीमोहेटेरोट्रॉफ ऑल द बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया मैंने नाम नहीं लिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। यू डोंट नीड टू नेम, यू कैन जस्ट राइट जनरली कि ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, यू कैन राइट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर केमोहेटेरोट्रॉफ्स। अगर नाम लिखने हैं तो मैं तो आपको 100 नेम्स अभी बता दूंगी स्पीशीज, बट यू डोंट नीड टू राइट द नेम्स, राइट? ओके। वायरस फॉल्स इन मैम कैटेगरी मैम? मैम इसे हम लोग केमो ऑटोट्रॉफ में हाँ नॉन नॉन सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया ले सकते हैं ना, अभी जैसे आपने बोला था। हाँ हाँ, नॉन सल्फर, नॉन ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर नॉन बैक्टीरिया आर द सल्फर। एग्जांपल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ओके मैम। ठीक है, एक बच्चा वायरस के बारे में कुछ पूछ रहा था, बेटा क्या बोल रहे थे? मैम वायरस कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी? वायरस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, वायरस लिविंग सेल होता ही नहीं है, वायरस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो सेल का ही नहीं बना होता, वायरस की जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, वायरस सेल का नहीं बना होता। बैक्टीरिया की बात करें, फंगस की बात करें, प्लांट्स की, एनिमल्स की, प्रोटोजोन्स की, जैसे कि अमीबा की, पैरामीशियम की, तो हम सब तो सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन जो वायरस है ना, उनका स्ट्रक्चर सेल का नहीं बना हुआ, तो उनको तो हम इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते ही नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगराइजेशन, उनकी क्लासिफिकेशन। वायरस आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, देयर स्ट्रक्चर इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, उनको हम लिविंग कंसिडर ही नहीं करते। लिविंग वो सिर्फ तब होते हैं जब वो अपने होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाहर अगर पड़े हुए हैं दे आर नॉन लिविंग। ओके यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, पहली क्लासिफिकेशन कर ली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, है ना? डायरेक्ट भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, व्हाट आर फोटोट्रॉफ्स या व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स या व्हाट आर केमोट्रॉफ्स, तो आप बता सकते हो आपके ना। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप आपके जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स वाली कैटेगरी है ना, इनको हम एक और नाम देते हैं लिदोट्रॉफ्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिदोट्रॉफ्स। लिदो मतलब इनऑर्गेनिक, लिदो लिदोस्फीयर भी होती है ना, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, हम बोलते हैं लिदोस्फीयर, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसमें, है ना? जो कीमो टर्म है, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं केमिकल्स की, वो कौन से केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडॉक्स रिएक्शन से ये लोग एनर्जी डिराइव करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो रहे हैं ना एनर्जी डिराइव करने के लिए, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं, लिदोट्रॉफ्स। हम इन्हें क्या बोल देंगे, लिदोट्रॉफ्स। तो लिदो ट्रॉफ्स जो टर्म है ना, आपके नोट्स में मेंशन करके दे, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली आपको बताया है। अगर लिदोट्रॉफ्स पूछा जाए तो दे आर सेम एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसे समझ लेते हैं। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिक हैं। जैसे हम लोग किस चीज के बने होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनसे हम बने हुए हैं, उनमें कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये कुछ बहुत मेन एलिमेंट्स हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, राइट? इसके अलावा ट्रेस अमाउंट होती है अलग अलग और एलिमेंट्स की, जैसे आयरन वगैरह की। तो जो ये मेन एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक है नाइट्रोजन, राइट? जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हमारे अंदर हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि डीएनए, जैसे कि आरएनए, हमारे अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना। क्या क्या है वो, जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं ना। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, है ना? तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जब इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी में, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन, उन्हें क्या बोलेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट।
उन्हें क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, जिनको हमें अपनी बॉडी से टाइमली एक्सक्रीट करना पड़ता है, नहीं तो वो टॉक्सिक हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वो 3 मेन कैटेगरीज क्या हैं? वो 3 मेन कैटेगरीज हैं: अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करें, उन्हें बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करें, उन्हें बोलेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे, उन्हें बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो कैटेगरीज और होती हैं, लेकिन ये 3 मेन कैटेगरीज हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे एक्सक्रीट। अगर वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अगर वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अगर वो बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब इसके बारे में फर्दर समझते हैं। देखो, इन तीनों फॉर्म्स में से, मतलब एक कैटेगरी ऐसी है जो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रही है नाइट्रोजनस वेस्ट को, एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो यूरिया की फॉर्म में कर रही है, और एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो यूरिक एसिड की फॉर्म में कर रही है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन 3 फॉर्म्स में ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। इन तीनों फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म अमोनिया होती है। फिर मॉडरेट अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी होती है यूरिया में, और इन तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, उसकी एक्सक्रीशन के लिए, उसको बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा ना, सबसे ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा ताकि वो कम टॉक्सिक हो जाए। तो अमोनिया की एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा पानी निकलता है, यूरिया की एक्सक्रीशन में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, और यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात हुई क्लियर? अब जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पानी होने चाहिए। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी पानी वाटर बॉडी होते हैं, उनके पास वाटर की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। तो दे आर मोस्टली एडेप्टेड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। वो कैसे होते हैं? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे? अमोनोटेलिक, जैसे कि फिश, जैसे कि एक्वेटिक एम्फीबियंस, है ना, जैसे कि फ्रॉग का अगर हम लार्वल फॉर्म की बात करें, टेडपोल जिसे हम बोलते हैं, टेडपोल वाटर में रहता है, एक्वेटिक होता है, तो वो भी कैसा होता है? अमोनोटेलिक। फिश भी कैसी होती है? अमोनोटेलिक, ठीक है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मोस्टली कैसे होंगे? अमोनोटेलिक। फिर बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यूरियोटेलिक की। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं ह्यूमंस। हम लोग कैसे हैं? हम लोग कैसे हैं? हम लोग हैं यूरियोटेलिक। हमारे अलावा जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जो लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, ये भी क्या होंगे? यूरियोटेलिक, ठीक है। हम लोग अपने यूरिन में क्या एक्सक्रीट करते हैं? कौन से मेजर फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है? यूरिया की फॉर्म में, राइट। फिर तीसरी कैटेगरी यूरिकोटेलिक की बात करें, तो जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन तीनों तरह के वेस्ट में यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। तो जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है ना, ये मोस्टली पेस्ट या फिर पैलेट की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। बहुत कम पानी चाहिए यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरिको
यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स जो होते हैं दे आर आल्सो यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो मैम यहाँ पे एक बार टॉक्सिक देख, क्या है? ये वेरी हार्मफुल है क्या टॉक्सिक? टॉक्सिक मतलब कि अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए ना तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। यस ठीक है, तो मैम। बहुत देर तक हम लोग को, जैसे हम कहते हैं ना, यूरिन भी अंदर बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, इट बिकम्स टॉक्सिक, है ना। किडनी जिनकी खराब हो जाती है, ठीक है, क्यों उनका Yes, ma'am. डेथ हो जाती है अगर ट्रांसप्लांट ना कराएं या डायलिसिस ना कराएं? क्योंकि ये जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है या और वेस्ट है बॉडी के अंदर, ये एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं वो। इज इट क्लियर? यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है। जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि हम, यूरिया की एक्सक्रीशन में मोस्टली किडनीज का रोल होता है। यूरिया की एक्सक्रीशन में मोस्टली कौन से ऑर्गन का रोल है? किडनीज का रोल है। तो जो हमारे अंदर ना, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे कि प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन है ना, उनकी अगर रिएक्शंस होंगी, उनकी मेटाबॉलिज्म होगी, तो अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है? अमीनो ग्रुप। उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट रिलीज होता है। हमारी लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है, उसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल। उस यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है हमारे अंदर यूरिया में। ठीक है, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है, तो हमारे लीवर के अंदर एक साइकिल होती है जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिया में, और यूरिया को फिर फिल्टर आउट, ठीक है, एक्सक्रीट करने में किसका रोल होता है? किडनीज का रोल होता है, राइट। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में किडनीज प्ले अ मेजर रोल इन एक्सक्रीशन। जो मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो या तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन समझते हो ना, फ्लो ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। मतलब अपनी बॉडी के अंदर से अमोनिया उनके कैसे रिलीज हो जाएगी? बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगी, या फिर अमोनियम आयंस के थ्रू। ठीक है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम आयंस में, एंड दे कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स भी कई बार रोल प्ले करती हैं अमोनिया के एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे। हमने दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर ली है अभी तक। एक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन सोर्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो हेटरोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटरोट्रॉफ्स। हमें चारों टर्म्स पता लग गई। कई बार टर्म्स ही मेंशन करके क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कह देते हैं कार्बन और एनर्जी सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करो, राइट, किसी भी तरह से आ सकता है। दूसरा हमने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज: अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें कई पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बनते हैं जो मैंने नोट्स में दे रखे हैं, सभी आपको मैंने अभी बता दिए। पहले तो आप डेफिनेशन दोगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया। यूरियोटेलिक जो यूरी एक्सक्रीट करें, यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करेंगे, उन्हें बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। पहले तो डेफिनेशन आ गई। फिर सेकंड पॉइंट में आप एग्जांपल्स दे सकते हो। अमोनोटेलिक के एग्जांपल आ जाएंगे फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस। फिर यूरियोटेलिक के एग्जांपल ह्यूमंस, लैंड है ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। फिर यूरिकोटेलिक के बता दिए आपको, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। फिर थर्ड कैटेगरी आप लिख सकते हो, मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स excrete ammonia which is the most toxic form and it requires largest amount of water for excretion. Ureotelic organisms require moderate amount of water for excretion. Uricotelic organisms excrete uric acid in the form of paste or pellet with minimum loss of water. 3 पॉइंट्स बन गए। फिर चौथा पॉइंट लिख दो कि अमोनिया मोस्टली अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और इसकी एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, या फिर गिल्स की हेल्प से हो जाती है। इसमें लिख दो किडनीज का रोल है। और जो ये बर्ड्स वाली है कैटेगरी, ठीक है, इनमें और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो आप ये सब चीजें पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। अब हम करेंगे एक और क्लासिफिकेशन मैम बर्ड में ऑन द कौन से बेसिस ऑर्गेन्स होते ऑफ, हैं? बर्ड में कौन से ऑर्गेन्स होते हैं? बर्ड्स में बेसिकली अभी मेरे को ना एक नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे हम बोलते हैं क्लोआका, CLOAC
CLOACA, CLOACA, क्लोआका, तो उसके थ्रू हो जाता है, राइट? मैम हाँ जी, मैम अगर यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट ना करे तो भी टॉक्सिक नहीं होगा? एक बार थोड़ा सा तेज बोलो बच्चे, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट ना करे बिल्कुल भी आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। जैसे देखो एक बार मैम वो देखो। कह रहे हैं कि यूरिको टैलिक अगर एक्सक्रीट ना करे अगर बर्ड्स, तो फिर वो ज्यादा टॉक्सिक नहीं होगा, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है वो हार्मफुल नहीं होगा, वो हार्मफुल जरूर होगा। कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो वो हार्मफुल जरूर होगा। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि यूरिया की कंपैरिजन में और अमोनिया की कंपैरिजन में यूरिक एसिड कम टॉक्सिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉक्सिक है ही नहीं, ठीक है? इज इट क्लियर? एक्सक्रीट तो करना ही यस पड़ेगा उसे भी, वो एक्यूमुलेट करके कोई भी वेस्ट को हम बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रख सकता। एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएं तो उसकी सर्वाइवल पे थ्रेट है। इज इट क्लियर? मैम। ओके यस मैम। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? उसके लिए मैं एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, नोट्स वाली ही स्क्रीन है, तो इसमें हम समझ लेते हैं चीजों को। एक ही करेंगे और क्लासिफिकेशन, हमारी 3 क्लासिफिकेशंस आज हो जाएंगी, 2 रह जाएंगी। जो 2 रह जाएंगी उनमें से एक तो बहुत छोटी है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक बहुत समझने वाली है जिसमें पूरा लेक्चर जा सकता है आपका, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, देन विल बी डन विद द यूनिट 1, ठीक है? तो हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 कैटेगरीज, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स and multicellular organisms, यानी कि on the basis of cellularity organisms are classified into 2 categories, unicellular organisms and multicellular organisms। नाम से ही क्लियर है, ऐसे organisms जो सिंगल सेल के बने हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। और ऐसे organisms जो मल्टीपल सेल्स के बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे मल्टीसेल्युलर organisms। ये तो होगी डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट में यही मेंशन्ड है। सेकेंड पॉइंट है स्मॉलर इन साइज ड्यू टू लिमिट, लिमिटेड नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे एक बच्चे ने बनाए नोट्स, लिमिटेड नहीं, लिमिट इम्पोज्ड बाय सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है मल्टी सेल्यूलर के अंडर, लार्जर इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। इस पॉइंट को ना थोड़ा समझ लेते हैं। देखो दो जरूरत नहीं है, ना कोई पूछेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझो इस बात को, क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने इस सरफेस एरिया वॉल्यूम ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, राइट? हो सकता है आप ये ना लिखो तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट। देखो अगर आप सेल को, किसी सेल को स्फेरिकल अज्यूम करते हो, किसी सेल को अगर स्फेरिकल अज्यूम करते हो तो मैं अभी बताती हूँ, इससे पहले एक और बात सुनो। देखो हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना? मतलब हम बड़े सारे सेल्स के बने हुए हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, वो सिंगल सेल का बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि एक ही सेल बहुत लार्ज हो जाता और हमारी बॉडी बन जाती? बड़े सारे सेल्स बनाने की हमें क्या जरूरत थी? आपने कभी ये सोची है बात कि हमारी बॉडी एक ही बड़े से सेल से क्यों नहीं बन गई? बड़े सारे छोटे छोटे सेल्स से ही क्यों बनी है हमारी बॉडी? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस पॉइंट? मैम अगर एक ही सेल खराब हो जाते बड़े साइज की होती तो उससे उसकी रिपेयरिंग मुश्किल होती, लेकिन बहुत सारे सेल्स हैं तो कोई एक डैमेज भी हो गया तो उसकी रिपेयरिंग इजी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, लेकिन और मेन मैम रीजन फंक्शन ये तो तब इंटरफेयर की कर बात सकती होगी है। जब इंजरी होगी सेल को, जब सेल को इंजरी होगी, ये तो तब की बात होगी। सपोज सेल को इंजरी नहीं हुई, सेल को कोई भी हमने तकलीफ नहीं दी, ठीक है, तब क्या इज इट पॉसिबल कि हम एक अपनी बॉडी जितना बड़ा सेल बना दें और वो सरवाइव कर पाए? इज इट पॉसिबल? मैम फंक्शन इंटरफेयर करते हैं। नो मैम, हमारी नो मैम, बॉडी क्योंकि चलो मैंने ये हमारे कह जो दिया, आप शरीर में सपोज, अलग चलो अलग आप कह रहे हो ऑर्गेनल हैं। फंक्शन इंटरफेयर करते हैं, एक सेकेंड इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आप कह रहे हो फंक्शन इंटरफेयर करते हैं। अब बैक्टीरियल सेल, एक ही बैक्टीरिया जो है वो एक ही सेल का बना हुआ है,
उसके भी तो सारे फंक्शंस हो रहे हैं ना, वो भी तो सरवाइव कर ही रहा है ना किसी तरह। अगर हम देखें हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, हम तब सरवाइव कर रहे हैं, इतने सारे सेल्स हैं हम तब सरवाइव कर रहे हैं। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो सिंगल सेल का बना हुआ है, वो तो एक सेल से भी काम चला रहा है, सरवाइव तो वो भी कर रहा है, लाइफ तो उसकी भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता हम बैक्टीरियल सेल को बहुत बड़ा कर दें और हमारे जैसा ऑर्गेनिज्म बन जाए, अगर हमारे जितना साइज का उसे कर दें तो ये हो सकता है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैम आस्क? मैम हमारे इतने साइज की अगर कोई स्फेरिकल बॉडी रखे तो बस्ट ऑफ भी तो हो सकती है। बर्स्ट आउट हो सकती है, बैक्टीरियल सेल क्यों नहीं होता बर्स्ट आउट? उसके अराउंड तो सेल वॉल होती मैम वो है ना? बहुत छोटी साइज में है ना, जब मैं हमारे क्या साइज होता की रहेगी तो उसकी वेट भी हमारी साइज जैसे ही रहेंगे ना। देखो मैं इसका रीजन बताती हूँ आप लोगों को। देखो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, कि सेल सपोज स्फेरिकल है। हम सिंपलेस्ट केस लेंगे, सिंपलेस्ट केस लेंगे सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो सेल की शेप कोई भी हो सकती है, अभी हम सिंपलेस्ट केस लेंगे समझने के लिए। अज्यूम करो कि सेल की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है, और एक सेल है सपोज जिसका रेडियस फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स है, ठीक है। एक सेल हमने एक ऐसा ज्यूम करना है जो स्फेरिकल है शेप में और जिसका रेडियस है 2 यूनिट्स। तो उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, मेरे को बताओ। बोलो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा एक ऐसे सेल का जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है? सरफेस एरिया स्क्वायर के यूनिट्स में होगा, स्क्वायर के उसमें होगा टर्म्स में, और वॉल्यूम क्यूब के उसमें होगा। तो 4/8 है। 1/2 आ गया मैम। You are not audible, ma'am. मैम आप म्यूट हो। अब ठीक है, अब सपोज करो एक ऐसा सेल है, ठीक है, जिसमें मतलब मैंने पहले बोला 2 यूनिट्स, अब वो सेल का साइज जो है इंक्रीज कर जाता है और सपोज उसका जो रेडियस है अब वो 3 यूनिट्स हो जाता है। अब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? नोट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बच्चों। सपोज उस सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसका रेडियस 3 यूनिट्स हो जाता है, अब क्या होगा सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, मेरे को बताओ। 9/27, 1/3 कि नहीं, है ना? यस ठीक है, Yes, ma'am. यानी कि मैम यू आर अगेन गॉट म्यूटेड। यानी कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेगा उसके सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होता रहेगा? कम। मान लो जब 2 यूनिट्स था तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो था 1/2। जब रेडियस कम हो होता गया है। 3 यूनिट्स, तो जब रेडियस हो गया 3 यूनिट्स तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा 1/3। यानी कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है? कम। क्या हो रहा है? डिक्रीज, है ना? यस, यस इतनी बात मैम। आई है समझ? ओके, यस अब आगे बढ़ते हैं, अब इस बात को फर्दर समझाती हूँ। अब ये सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है बायोलॉजी की टर्म्स में या सेल के सर्वाइवल की टर्म्स में? क्या सिग्निफिकेंस है इस सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो का? देखो, सरफेस एरिया मतलब वो स्पेस, वो सरफेस जो अवेलेबल है
मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, है ना, न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाते हैं सेल से। यानी कि जितना सरफेस एरिया उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज पॉसिबल। और वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस है? जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है फॉर द केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो सेल के अंदर हो रही हैं उनके लिए। अब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, जब सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कम हो रही है। यानी कि सेल के अंदर स्पेस तो बहुत है, उसके अंदर रिएक्शंस तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को चलाने के लिए, है ना, उस सेल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी रिएक्शन चलानी पड़ेंगी। उन रिएक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जब वो रिएक्शंस हो जाएंगी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भेजने पड़ेंगे। उस चीज के लिए सरफेस एरिया कम पड़ जाएगा। जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम तो ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन सरफेस एरिया उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा जितना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए उस वॉल्यूम ऑफ सेल को चाहिए। बात समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, So there is ma'am. a limit to which the cell can increase in size. एक टाइम के बाद जो सेल है वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, उस वॉल्यूम के अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो सरफेस एरिया है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड है, उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए उतना ज्यादा सरफेस एरिया अब उस पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नहीं मिल पाएगा। सो देयर इज अ लिमिट टू व्हिच द सेल, an individual cell can grow in size. Is it clear or not? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट? तो जो ये सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो है, ये एक लिमिट इंपोज करती है सेल को कि इस रेंज के बियॉन्ड आप साइज में इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट? अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें, क्योंकि वो सिंगल सेल के बने होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्मॉल। क्योंकि वो सिंगल सेल एक पर्टिकुलर रेंज तक ही, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही साइज में इंक्रीज कर पाएगा, उसके बाद इट विल स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं साइज में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सेल का साइज इंक्रीज कर जाए, इंडिविजुअल सेल अपने साइज में इंक्रीज कर जाए। दूसरा, सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाए, है ना? सेल का साइज इंक्रीज कर जाए वो तो एक लिमिट तक ही हो सकता है। जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक लिमिट थी कि जिस रेंज तक सेल जो है, एक लिमिट तक सेल का साइज इंक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक एडवांटेज है कि वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके भी ग्रोथ कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर लार्जर इन साइज। ठीक है, तो दो पॉइंट्स अभी तक हमने डिफरेंस के कर लिए। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, multicellular organisms are made up of multiple cell. Unicellular organism, they are smaller in size due to the limit imposed by surface area by volume ratio, and multicellular organisms are larger in size due to increase in the number of cells. Is it clear or not? Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है। तो आई गेस मेरा फोन हैंग हो गया है और टाइम भी ओवर होने वाला है आई गेस 1 मिनट में। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन पूरी कर ली है और तीसरी इज गोइंग ऑन। इसको हम आई गेस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना अपने सेक्शन ग्रुप में जैसे आप डेली करते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। No, फोन ma'am. हैंग हो चुका है। नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन लीव नाउ। Okay, ma'am. Thank you.